Hello friends and students, say I am Achal Khan and this particular lecture is about say introduction to grammatical logic. Now grammar हम सबने पढ़ा होगा और बहुत कुछ, लेकिन grammatical logic शायद हम में से बहुत कम लोगों ने पढ़ा है. Very few of us would have actually tried to ever understand that there is something like grammatical logic. So this is a small attempt to make you understand ये grammatical logic होता क्या है. See, and so far as the objective is concerned, the grammatical logic is like definitely required to understand passages जहाँ reading comprehension आता है, para jumble, para completion, summary type के questions कई जगह use होता है. Even when we read editorials, grammatical logic की जरूरत पड़ती है. See, grammar की नहीं. Grammar is slightly different from grammatical logic. See, और the advantage, another advantage of grammatical logic is कि once we know grammatical logic, हमें बहुत सारे questions से जो ग्रामर के हमें रूल्स रटने पड़ते हैं वो भी रटने नहीं पड़ेंगे. वी कैन अंडरस्टैंड द सेंटेंस बेटर और वी कैन स्पॉट द एरर्स बेटर. ठीक. सो दिस इज दिस पर्टिकुलर लेक्चर इज अ वेरी स्मॉल अटेम्प्ट. तो हम इसमें आगे और लेक्चर्स करेंगे जो और डिटेल में समझाएंगे. सो विल स्टार्ट विद इट कि ग्रामेटिकल लॉजिक होता क्या है. सो जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ आइडिया. नाउ लुक एट, यहाँ ढेर सारे सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं. See, education should generate critical thinking, education should invoke inquisitive curiosity, such education is essential for holistic development of one's personality and finding the essence and value of life. ऐसे कई sentences लिखे हैं. What's point to be noted is कि अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो मैंने ये word education कितनी बार यूज किया है. कई बार education को यूज किया है. ठीक. सिमिलरली इस वर्ड को देखो, फिजिकल एक्सरसाइज, ये भी हमने कई बार कई सेंटेंसेस में यूज किया है. इवन लुक एट दिस होलिस्टिक डेवलपमेंट, इसको भी हमने कई बार यूज किया है. बार बार सेंटेंसेस में आके कम से कम 2 बार तो किया ही है. यहाँ पे ये यूज किया है. सो और इवन क्रिटिकल थिंकिंग, जनरेट क्रिटिकल थिंकिंग बार बार यूज किया है. और इन्वोक इंक्विजिटिव क्यूरियोसिटी बार बार यूज किया है. सो ये कई सेंटेंसेस बनाए हैं. तो क्या हम इनको बार बार अलग अलग सेंटेंस में लिखते रहें या सबको एक ही सेंटेंस में डाल दें और इन सबको कॉमन ले लें, जैसे हम अलजेब्रा में भी तो करते हैं. हैव अ लुक. जैसे यहाँ लिखा है axy प्लस bxy इज इक्वल टू c. तो हम यह मान लेते हैं कि c जो है वो होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ वंस फाइंडिंग द एसेंस वैल्यू ऑफ लाइफ, इस तरह का वंस पर्सनैलिटी है. ये होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ वंस पर्सनैलिटी एंड फाइंडिंग द एसेंस एंड वैल्यू ऑफ लाइफ, ये c है. अब इसी तरह bx, यहाँ पे अगर हम देखें तो जो xy है ये इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है. तो इसको अलग अलग क्यों लिखे, कॉमन ले लें. जैसे यहाँ पे कई चीजें हैं उनको हम कॉमन ले लें. तो वही आगे अगर ऐसा करें तो जैसा हम अलजेब्रा में करते हैं ऐसा सेंटेंसेस में भी होता है. तो सेंटेंस थोड़ा समझना मुश्किल हो जाता है. दोज हु डोंट नो दिस लॉजिक, उसको अगर मैं पूरा सब मर्ज करके लिख दूं तो ये सेंटेंस थोड़ा लंबा हो जाएगा, समझना मुश्किल हो जाएगा. जनरली पैसेजेस में हम देखेंगे हमें इस तरह के सेंटेंसेस मिलते हैं. एज यू कैन हैव अ लुक हियर. सी, अगर हम देखें तो यहाँ मैंने यही किया है. मैंने यहाँ पे वो जो पीछे मैंने कहा था कॉमन ले लिया. जैसे एक्स वाई बार बार नहीं लिखा, मैंने यहाँ एक्स वाई को कॉमन ले लिया और a प्लस बी कर दिया इज इक्वल टू सी कर दिया. और ऐसे यहाँ पे किया है. यू कैन सी दैट एजुकेशन दैट जनरेट्स क्रिटिकल थिंकिंग एंड इन्वोक्स इंक्विजिटिव क्यूरियोसिटी एंड फिजिकल एक्सरसाइज दैट अट्यून्स द बॉडी एंड माइंड विद सच थिंकिंग एंड क्यूरियोसिटी आर एसेंशियल फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट वंस पर्सनैलिटी एंड फाइंडिंग द एसेंस एंड वैल्यू ऑफ लाइफ. अब ये काफी लंबा सेंटेंस हो गया और कोई ये लॉजिक नहीं आता उसको इस सेंटेंस समझने में दिक्कत होगी और बहुत प्रॉब्लम होने वाली है. एंड द पर्सन वुड थिंक दैट द पर्सन हैज सम प्रॉब्लम विद इंग्लिश इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग वोकैबुलरी, बट दिस पर्टिकुलर सेंटेंस डज नॉट हैव एज मच ऑफ अ प्रॉब्लम वोकैबुलरी जितना इसमें लॉजिक वाला इशू है. सो अब अगर इसको समझना है तो जो हमने कॉमन लिया उनको पीछे सिंपल सेंटेंसेस वाले स्ट्रक्चर में ले आए तो समझना ईजी हो जाएगा. दैट्स व्हाट वी डू. पर यहाँ एज यू कैन सी मैंने बहुत सारी चीजें कॉमन ली है, कोई एक तो नहीं ली ना. तो सेंटेंसेस में जो चीजें कॉमन ली जा सकती हैं वो कई हो सकती हैं. तो अगर हमें उनका यूज नहीं पता हम कैसे उनको कॉमन लेंगे, तो दैट्स व्हाई वी नीड टू नो डिफरेंट पार्ट्स. सेंटेंस में क्या क्या होते हैं, उनको कॉमन लेने का तरीका क्या होता है. तो हम एक बेसिक बात से स्टार्ट कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे हमें ये सिंबल्स दिख रहे हैं ना, जैसे व्हाट वी हैव प्लस हेयर, इक्वल हेयर. तो ग्रामर में ये काम जो है ना ये पंक्चुएशन मार्क्स करते हैं. पंक्चुएशन मार्क्स कुछ हद तक करते हैं और उससे भी ज्यादा ये काम कंजंक्शंस करते हैं. सो कंजंक्शंस प्राइमरीली इसीलिए यूज ही होते हैं कि हम कंजंक्शन से चीजों को ज्वाइन कर देते हैं. तो अगर हम कंजंक्शंस को स्पॉट कर सकते हो और ये चीज जानते हो
तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। बट बिफोर वी कैन स्टार्ट डूइंग इस लेवल का सेंटेंस जैसे मैंने किया, और इससे भी मुश्किल हो सकते हैं, हमें डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेंटेंस मालूम होने चाहिए, क्या क्या होते हैं, उनका कैसे यूज हो सकता है, उनको कैसे कॉमन लेंगे। हाँ, कॉमन लेते वक्त कंजंक्शंस की जरूर बात करेंगे, बट इफ वी डोंट नो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस तो हम कॉमन कैसे लेंगे, क्या क्या चीज़ है, किसको ले सकते हैं, नहीं ले सकते। सो दैट्स द पर्पज ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर। तो उसी एंगल से इफ यू कैन हैव अ लुक, यहाँ पे मैंने डिफरेंट चीज़ें बताई हैं। जैसे हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो यू कैन सी मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं, नाउन, प्रोनाउन, दी वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इन्फिनेटिव, जेरेंड, फ्रेज, क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज, नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव क्लॉज, और एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब क्लॉज, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। अब जितनी चीज़ें मैंने यहाँ लिखी ना, अ लॉट ऑफ देम कैन बी टेकन कॉमन, पर जब हम कॉमन लेते हैं तो जैसे अलजेब्रा में मिस्टेक होती है कि हमने कुछ कॉमन लेने में गलती कर दी, तो वो बिल्कुल ग्रामेटिकल लॉजिक में भी होती है। सी, सो वी हैव टू बी केयरफुल वो मिस्टेक ना हो, हम उसको बिल्कुल अलजेब्रिक लॉजिक से जो अलजेब्रा में यूज़ करते हैं उससे समझ के ग्रामर वाली प्रॉब्लम्स भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। बट बिफोर वी गो अहेड विद दैट हमको ये सब जानना पड़ेगा। सो अब नाउ यू थिंक ये सब याद कैसे रहेगा। सो आई से डू नॉट वरी, हमको ये सारा कुछ चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं है, हमें इनको मुश्किल से 4-5 कैटेगरीज में रखना है और हर कैटेगरी को समझना है, एंड ईच कैटेगरी हैज समथिंग कॉमन अबाउट इट। सो वो अगर हमें बता जाए तो हमें रटने की जरूरत ही नहीं है। जैसे फॉर इंस्टेंस सी, इसमें दिखाता हूँ मैं, जैसे देखो, जैसे मैंने कहा जो कैटेगरीज की बात कर रहे हैं ना, ये 5 कैटेगरीज हो सकती हैं। एक कैटेगरी हो सकती है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ये एक फंक्शन होता है सेंटेंस में कि देर आर सर्टेन पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस जो, या डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच होते हैं जो ये काम कर सकते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का। उसी तरह वर्ब इस तरह के हो सकते हैं फंक्शन, और फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है, और डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्ब एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ सब्जेक्ट, मतलब यहाँ पे जो आ रहा है ना वो किसको किसको डिस्क्राइब कर सकता है, वो इसको डिस्क्राइब कर सकता है प्लस इसको भी डिस्क्राइब कर सकता है, ये जो मैंने लिखा है। और उसी तरह कंजंक्शंस तो मैंने बताए जो जॉइनर्स होते हैं, पंक्चुएशन और कंजंक्शंस में पहले ही बता चुका हूँ। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने का काम ये सारी चीज़ें करती हैं। इसमें देखो नाउन कितनों में रिपीट हो रहा है, नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज। तो अगर हमें नाउन पता है ना तो प्रोनाउन, नाउन, नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज सब इजी होगा समझना। इनफैक्ट हमें अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पता है तो ये सभी कुछ ईजी हो जाएगा, कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। उसी तरह वर्ब जानते हैं तो ये ईजी हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन ऑफ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जानते हैं तो ये एडजेक्टिव ऑफ एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव क्लॉज रिपीटेटिव है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिमिलरली एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब क्लॉज सब कुछ समझना इजी हो जाएगा। तो दैट्स व्हाट द अटेम्प्ट इज कि हम ये सारी चीज़ों को समझें, और 5 कैटेगरीज में, रादर 4 कैटेगरीज, क्योंकि ये तो हमें समझना ही नहीं है। तो अब जानते हैं कंजंक्शन एंड पंक्चुएशन, इसके लिए नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि इनको हम कैसे सिंबल्स की तरह यूज करते हैं। आज तो हम इन 4 को समझ लें, फिर हम समझ सकते हैं जो मैंने कॉमन लिया था वो कैसे लिया था। सो लेट्स मूव अहेड नाउ। सब्जेक्ट, सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं, व्हाट्सएवर यू वांट टू टॉक अबाउट और प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट इन द सेंटेंस, उसको हम सेंटेंस में सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे हमने कहा ही रोट अ लेटर, तो हम किसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ही के बारे में। उसी तरह अ लेटर वाज रिटन बाय हिम, अब हम लेटर के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। सिमिलरली स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, अब हम स्विमिंग के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। पर इन सब्जेक्ट्स में यू वुड नॉट हैव नोटिस समथिंग कि भले हम इनके बारे में बात कर रहे हैं, देन देयर इज अ स्लाइट चेंज इन सब्जेक्ट। सारे सब्जेक्ट एक जैसे नहीं है। किस तरह से हम एक डिफरेंस स्पॉट कर सकते हैं, अगर हम फर्स्ट सेंटेंस में देखें ही रोट अ लेटर, तो इसमें एक एक्शन है रोट, उसको डूअर जो है वो सब्जेक्ट ही है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं दैट इज द डूअर ऑफ द एक्शन। लेकिन सेकंड सेंटेंस में हम लेटर के बारे में बात कर रहे हैं, बट लेटर इज नॉट द डूअर ऑफ द एक्शन, इट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्शन। एक्चुअली लेटर ये एक्शन कर नहीं रहा है। सो ये वॉज रिटन काम लेटर तो नहीं कर रहा है ना, सो ये फर्क आ गया है। तो अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एक्शन तो हम कहते हैं कि वो एक्टिव वॉइस है। ठीक, जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस हमें दिख रहा है ये एक्टिव वॉइस है। लेकिन अगर सेंटेंस में देखें अ लेटर वाज रिटन बाय, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं लेटर, वो डूअर ऑफ एक्शन तो है नहीं, तो ऐसे सेंटेंस को हम कह सकते हैं कि वो पैसिव वॉइस है। व्हेन द सेंटेंस इज नॉट द डूअर ऑफ, सब्जेक्ट इज नॉट द डूअर ऑफ एक्शन। अब थर्ड को देखें तो ये एक्टिव पैसिव से बाहर है। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, जिसके बारे में बात करें कोई एक्शन नहीं हो रहा। स्विमिंग यहाँ पे एक्टिविटी का नाम है, पर स्विमिंग कोई कर तो नहीं रहा ना। सो इट्स अगेन, इसमें एक्टिविटी ही नहीं हो रही इस सेंटेंस में, देयर इज नो एक्टिविटी इन द सेंटेंस। फर्स्ट टू में एक्टिविटी तो हो रही है, बट हु इज द डूअर, इसका फर्क है। सो ऐसे कई तरह के डिफरेंसेस आते हैं व्हेन वी गो अहेड। सो हम धीरे धीरे इन बातों को समझेंगे, बट आई गेस यू हैव अंडरस्टूड कि सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में बात करना चाहते हैं, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट हो सकते हैं। पर एक लॉजिक के एंगल से देखें तो हमारे लिए सब्जेक्ट में
किस तरह से देख सकते हैं? सिंपल सब्जेक्ट हो सकता है, जैसे हमने कहा एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? एजुकेशन बहुत सिंपल सब्जेक्ट होगा, और ही रोट अ लेटर, तो वो भी सिंपल सब्जेक्ट है ही। कंपाउंड क्या हो सकता है? जब हम 2 और मोर सब्जेक्ट्स को कंजंक्शन से ज्वाइन करते हैं, जैसे हमने कहा एजुकेशन एंड फिजिकल एक्सरसाइज आर इंपॉर्टेंट फॉर अस, तो यहाँ सब्जेक्ट हो गया एजुकेशन एंड फिजिकल एक्सरसाइज, तो सब्जेक्ट थोड़ा कंपाउंड हो गया। पर हमारे लिए सबसे प्रॉब्लमैटिक चीज है ये दोनों, कॉम्प्लेक्स और इम्प्लिसिट, ये 2 बातें हमें परेशान करेंगी। कॉम्प्लेक्स समझने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट जो होता है वो कई चीज़ों को कॉमन लेके बनता है, तो जब तक हमको सारी चीज़ें क्लियर ना हो जाए हम जान नहीं पाएंगे कि होता क्या है। जैसे मैंने फर्स्ट सेंटेंस को लिखा था ना, जिसमें सबको कॉमन लेके बनाया था, उसमें जो सब्जेक्ट था वो कॉम्प्लेक्स था। और इम्प्लिसिट सब्जेक्ट अगेन ये लॉजिक का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ये आगे हम लॉजिक की क्लासेस में अलग से पढ़ेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे, और इसका पैसेजेस में पैराजम्बल में सबसे ज़्यादा यूज होता है। इसका एक एग्जाम्पल मैं जरूर दे सकता हूँ। इम्प्लिसिट सब्जेक्ट वो होगा जो सेंटेंस में डायरेक्टली लिखा ही नहीं है, फिर भी हम उसके बारे में बात करना चाहते हैं। फॉर इंस्टेंस हैव अ लुक हियर, अगर मैंने लिखा ओनली बॉयज आर प्रेजेंट, तो जो इसमें स्टेटेड सब्जेक्ट वो डेफिनेटली बॉयज है, बॉयज के बारे में बात कर रहे हैं। पर अगर हमने कहा ओनली बॉयज, तो हुज अदर देन बॉयज, उनके बारे में भी बात कर रहे हैं, मतलब गर्ल्स एंड न्यूट्रल जेंडर, तो उनके बारे में भी हम बात करना चाह रहे हैं, क्वाइट अ पॉसिबिलिटी उन्हीं के बारे में बात करना चाह रहे हैं। सो ये हम लॉजिक में समझेंगे कि एक्चुअली वो लॉजिक की क्लास में समझाऊंगा जब सिलॉजिस्टिक आर्ग्यूमेंट आएगा और सिलॉजिज्म, तो आई एक्सप्लेन कि इसमें बॉयज से ज़्यादा जो यहाँ स्टेटेड नहीं है उनके बारे में ज़्यादा बात हो रही है, बॉयज़ के बारे में कम बात हो रही है। सो दैट इज एन एस्पेक्ट ऑफ लॉजिक, बट एज यू गॉट एन एग्जाम्पल कि इसमें इम्प्लिसिट सब्जेक्ट है पर वो सेंटेंस में लिखा नहीं है। पर जब आप पैसेजेस करते हैं और इसके बारे में क्वेश्चन बनेगा ना, तो हमें समझने में प्रॉब्लम आएगी। सो इट्स दैट एंगल, फ्रॉम दैट एंगल इम्प्लिसिट बातें जानना बहुत जरूरी है, उसके लिए लॉजिक समझना पड़ेगा। सो बट दैट्स अनदर एस्पेक्ट। आज हम ग्रामेटिकल लॉजिक समझ रहे हैं, वो दूसरे तरह का लॉजिक है। तो आज लेट्स फिनिश ग्रामेटिकल लॉजिक, इवन दैट इज इंपॉर्टेंट, बहुत जगह हेल्प करेगा। और अभी हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी समझ रहे हैं, पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस समझने के लिए हमें क्लॉजेज और फ्रेजेस पता होने चाहिए, नहीं तो हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस नहीं समझ पाएंगे, विच विल टेक सम टाइम। सो लेट्स मूव अहेड। सी नेक्स्ट देखते हैं, हमें किसी सेंटेंस में मान लो सब्जेक्ट ढूंढना है, तो व्हाट इज द बेस्ट वे? सेंटेंस में लिखे गए किसी भी वर्ब को स्पॉट कर ले। अब वर्ब हो सकता है एक्शन, प्ले, जंप, सिट डाउन, या वर्ब ऑक्सिलरी भी हो सकता है, जैसे विल, शैल, एक्सेट्रा, और बी फॉर्म वर्ब भी हो सकते हैं, एम, इज, आर। तो जो भी वर्ब्स हैं उनको स्पॉट कर लें, और वर्ब के बाद में जो लिखा गया है खाली उतने को पढ़ के देखें कि क्या क्वेश्चन बना है। जैसे फॉर इंस्टेंस इस सेंटेंस को हम देखें, शी इज इंडीड द एपिटमी ऑफ काइंडनेस, इसमें वर्ब है इज, तो हम यहां से इज इंडीड द एपिटमी ऑफ से काइंडनेस को ले लें, और इससे पहले जो लिखा उसको भूल जाए, और हम ये सोचें कि कोई हमसे ये कह रहा है इज इंडीड द एपिटमी ऑफ काइंडनेस, इफ somebody is saying this to us is indeed the epitome of kindness, so what question would like to ask that person, who or what is the indeed the epitome of kindness? तो जो भी इसका आंसर होगा ना इस क्वेश्चन का, जो हमने फ्रेम किया वर्ब और उसके बाद वाले पार्ट को लेके, वही सब्जेक्ट होगा। तो आंसर यहाँ पे आ रहा है शी सब्जेक्ट हो गया। अब ये इजी था सब्जेक्ट, तो हमें ढूंढने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, पर अगर सब्जेक्ट कॉम्प्लेक्स हुआ ना, तो दिस वुड बी ऑफ ग्रेट हेल्प, क्योंकि तब हमें सब्जेक्ट ही नहीं समझ आता। और जिस तरह की ग्रामर हमने शायद पहले पढ़ रखी है उसमें कुछ कमियां हैं, हम सब्जेक्ट को ठीक तरीके से स्पॉट नहीं कर सकते। जैसे हम नेक्स्ट सेंटेंस देखें, वेयर डेस्टिनी विल टेक अस इज अनसर्टेन, इसमें बहुत से लोग सोचेंगे कि हम डेस्टिनी के बारे में बात कर रहे हैं, दैट्स रॉन्ग। डेस्टिनी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं है। लेट्स हैव अ लुक हियर, यहाँ पे वर्ब जो है वो इज है, तो हम ये जानना चाहते हैं इज का सब्जेक्ट क्या है। ठीक, तो इज का सब्जेक्ट अगर हमें जानना है, तो इज के बाद में लिखा हुआ है इज अनसर्टेन, तो हम क्वेश्चन क्या बनाएंगे? हम ऑफ कोर्स पूछेंगे व्हाट इज अनसर्टेन। तो जब हम पूछेंगे व्हाट इज अनसर्टेन, तो आंसर मिलेगा डेस्टिनी, या आंसर मिलेगा वेयर डेस्टिनी विल टेक अस। आंसर हमें मिलेगा वेयर डेस्टिनी विल टेक अस, आंसर डेस्टिनी नहीं मिलेगा। सो in this sentence the subject is not destiny, rather the subject is where destiny will take us. Now हम थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करें, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम डेस्टिनी के बारे में बात कर रहे हैं, या डेस्टिनी में कहाँ लेके जाएगी इसके बारे में बात कर रहे हैं। सो दैट्स द सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसको अगर हमें समझना है, इस तरह के सब्जेक्ट्स को स्पॉट तो हमने कर लिया है, जो ट्रिक मैंने बताई है उससे हमने स्पॉट तो कर लिया है, बट अगर समझना है तो फ्रेजर और क्लॉजेस समझने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट एक क्लॉज है, इसमें एक और सब्जेक्ट भी है, विल टेक का सब्जेक्ट ये भी वर्ब है, तो व्हाट विल टेक अस डेस्टिनी है, बट इज का सब्जेक्ट डेस्टिनी नहीं है, इज का सब्जेक्ट वेयर डेस्टिनी विल टेक अस है। तो इसमें सी एक क्लॉज का सब्जेक्ट है, ये क्लॉज है वेयर डेस्टिनी विल टेक अस, और इज का सब्जेक्ट जो है वो पूरा वेयर डेस्टिनी विल टेक अस होगा।
तो अभी हमें क्लॉजेस समझेंगे तो ये बात और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। इस तरह के सेंटेंसेस हमें परेशान कर सकते हैं। सो दैट्स द आइडिया कि हम इनको थोड़ा सा इजी करने की कोशिश करें। आई गेस एवरीबडी वुड हैव अंडरस्टूड कि सब्जेक्ट हमें ढूंढना तो क्या करें, जैसा मैंने अभी बताया कि वर्ब को स्पॉट करें, वर्ब और वर्ब के बाद में जो भी लिखा है उसको फ्रेम करके क्वेश्चन बना लें, जो भी उसका आंसर होगा वो सब्जेक्ट होगा, जैसे मैंने यहाँ करके अभी दिखाया। सो लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। इसको समझने की क्या जरूरत है, इसके बिना हमें ऑब्जेक्ट समझ में नहीं आएगा सेंटेंस में, और ऑब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है सेंटेंस में। नॉट एवरी सेंटेंस हैज एन ऑब्जेक्ट। सी फर्स्ट, एवरी सेंटेंस हैज अ सब्जेक्ट बट देयर कैन बी सेंटेंसेस विदाउट ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट का रिलेशन ट्रांजिटिव वर्ब से होता है और प्रेपोजिशंस होता है। तो इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट्स, वी फर्स्ट नीड टू अंडरस्टैंड ट्रांजिटिव वर्ब एंड प्रेपोजिशंस। तो इनको हम समझते हैं। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं? ये जो क्लासिफिकेशन है ना ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव, दैट अप्लाइज ओनली टू एक्शन वर्ब्स। ऑक्सिलरी और बी फॉर्म ऑफ वर्ब्स पे अप्लाई नहीं करता। ऑक्सिलरी जैसे विल, शैल एक्सेट्रा, और बी फॉर्म एम, इज, आर, इनका क्लासिफिकेशन इस तरह से नहीं होता ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव। सिर्फ एक्शन वर्ब्स का, जैसे प्ले, सिट, डांस, जंप एक्सेट्रा, इनका क्लासिफिकेशन होता है। तो जब भी हम ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव की बात कर रहे हैं, वी नीड टू लुक एट एक्शन वर्ब्स। तो what is a transitive verb? Any action verb that requires an object, and if there is an action verb that does not require an object, it is intransitive. पर हम कैसे जानेंगे कि ऑब्जेक्ट होता क्या है? सो इजी है। जिस वर्ब के बारे में हम जानना चाहते हैं वो ट्रांजिटिव है कि नहीं, वो डेफिनेटली क्लासिफिकेशन के हिसाब से एक्शन वर्ब ही होना चाहिए। उसको ले लें, उसको अपने पसंद के किसी सब्जेक्ट जैसे ही ले लें या शी ले लें या दे लें, कि ठीक बाद में रखें, एंड नथिंग एल्स एक्सेप्ट दैट एक्शन वर्ब अबाउट विच वी वांट टू फाइंड आउट वेदर इट इज ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। जैसे हमने फॉर एग्जांपल ले लिया एक वर्ब वॉक, एक ले लिया लाइक। हम पता करना चाहते हैं ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है, ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव होता है जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। तो हम बहुत ईजी है, इनमें से किसी एक सब्जेक्ट के बाद में इनको बारी बारी रख लें। एक बार वॉक रख लें, एक बार लाइक रख लें, और इसको रखने के बाद ये देखने की कोशिश करें कि क्या हमें सिर्फ ये वर्ब रखने के बाद व्हाट या हूं, इन दो में से कोई एक क्वेश्चन का आंसर देने की जरूरत पड़ रही है कि नहीं पड़ रही। नो अदर क्वेश्चन एक्सेप्ट व्हाट और हूं, सिर्फ इनको रखना है किसी सब्जेक्ट के बारे में और देखना है। जैसे हमने ये किया, ही वॉक्स, और इसके आगे सीधा क्वेश्चन पूछा, ही वॉक्स व्हाट या ही वॉक्स हूम, नो नीड टू आंसर, हमें कोई आंसर देने की जरूरत नहीं पड़ रही। अगर व्हाट और हूम का आंसर देने की जरूरत नहीं पड़ रही है तो ये वर्ब इंट्रांजिटिव है और ये सेंटेंस कंप्लीट है ये बिना ऑब्जेक्ट के। सो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं आया। पर अगर आंसर देने की जरूरत पड़ रही होती तो फिर वो ट्रांजिटिव वर्ब हो जाता और जो भी व्हाट और हूम का आंसर होता वो ऑब्जेक्ट हो जाता। जैसे फॉर इंस्टेंस हमने कहा ही लाइक्स, अब दिस सेंटेंस इज इनकम्प्लीट टिल वी टेल ही लाइक्स व्हाट और ही लाइक्स हूम। सो लाइक देन is a transitive verb. You can use this trick to find whether some verbs are transitive or intransitive. See, बहुत easy होता है, हम किसी verb का पता करना चाहें हम पता कर सकते हैं। You can also do that. हम उस verb को रख लें इनमें से किसी subject के बारे में और देख लें कि हमें उसका बाद ऑब्जेक्ट चाहिए है। सी वाटर हूम का आंसर चाहिए है तो यानी ऑब्जेक्ट चाहिए है, नहीं तो नहीं है तो नहीं, और जो भी वाटर हूम का आंसर होगा वो ऑब्जेक्ट होगा ना। लेट्स मूव ऑन। सी कुछ ऐसे वर्ब हो सकते हैं जो दोनों तरह से यूज हो सकते हैं, मतलब हो सकता है उनको ऑब्जेक्ट लगा के बताएं, हो सकता है ना बताएं। कुछ मैंने एग्जांपल लिए हैं, जैसे आई स्टॉप्ड द कार, स्टॉप्ड व्हाट, द कार, तो कार ऑब्जेक्ट हो गया और स्टॉप ट्रांजिटिव हो गया। लेकिन द कार स्टॉप्ड, बट द कार स्टॉप्ड व्हाट, इसका आंसर नहीं मिल रहा, तो बट द सेंटेंस स्टिल करेक्ट। तो स्टॉप दोनों तरीके से यूज हो रहा है। यहाँ पे स्टॉप ट्रांजिटिव की तरह यूज हो रहा है और इसका ऑब्जेक्ट सी कार है, सी ये ऑब्जेक्ट हो गया है। बट इन सेकेंड सेंटेंस देर इज नो ऑब्जेक्ट, इसमें देर इज नो ऑब्जेक्ट ना, और दैट्स वाई सेकेंड सेंटेंस में जो सी स्टॉप है वो इंट्रांजिटिव है, नो नीड ऑफ ऑब्जेक्ट। ऐसे कई वर्ब हो सकते हैं, जैसे आई ब्रोक माई कॉफी मग, सेम थिंग। तो ब्रोक व्हाट, कॉफी मग, बट माई कॉफी मग ब्रोक, बट ब्रोक व्हाट यहाँ पे इसका आंसर नहीं दे रहे हैं। सो इट्स हैज बीन यूज्ड लाइक दैट। ऐसे यहाँ कुछ और, ही स्पीक, शी स्पीक्स अरेबिक, तो शी स्पीक्स व्हाट, अरेबिक, अरेबिक ऑब्जेक्ट हो गया। बट शी स्पीक्स वेरी क्विकली, वेरी क्विकली हाउ का तो आंसर दे रहा है, स्पीक्स हाउ, बट इट डजंट आंसर व्हाट और हूम। सो व्हाट और हूम के अलावा हम कोई और आंसर नहीं देखते, तो इट्स इंट्रांजिटिव नाउ, स्पीक इंट्रांजिटिव की तरह यूज हो गया। सो ऐसे और भी एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे माइक इज रीडिंग अ बुक, बट माइक इज रीडिंग व्हाट भी हमने नहीं बताया यहाँ पे। स्टिल द सेंटेंस इज करेक्ट बिकॉज रीडिंग कैन बी यूज बोथ वेज ना। और न्यूजीलैंड वन द मैच, वन व्हाट, द मैच। सो अगर हम इस सेंटेंस को देखें, न्यूजीलैंड वन द मैच, तो वन व्हाट, मैच। सी तो वन यहाँ पे
ट्रांजिटिव है और उसका ऑब्जेक्ट मैच है, जब हमने कहा न्यूजीलैंड वन द मैच, बट जब हमने कहा न्यूजीलैंड वन, बट वन व्हाट नहीं बताया, स्टिल द सेंटेंस इज करेक्ट, तो वन हैज बीन यूज्ड एज intransitive, it's still correct. So some verbs can be used both ways, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों तरह से यूज हो सकते हैं, बट नॉट ऑल। कुछ ऐसे ज्यादातर वर्ब्स ऐसे हैं जो दे आर यूज्ड आइदर ओनली एज ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, बट नॉट एवरी। सो ये हमें थोड़े प्रैक्टिस से आएगा, इसके लिए कोई लिस्ट नहीं है दैट वी कैन फॉलो। सो लेट्स मूव अहेड। प्रेपोजिशन, ऑब्जेक्ट समझने के लिए अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्रेपोजिशन टू वर्ड्स को जोड़ के बना है, प्री प्लस पोजिशन, इफ यू कैन सी दैट। इसमें टू वर्ड्स है, प्री प्लस पोजिशन, यानी पहले आने वाला। किसके पहले आने वाला? जनरली या नाउन और प्रोनाउन या क्लॉजेज और फ्रेजेस के पहले भी आता है, और इसका पर्पस होता है कि जो इसके बाद में आ रहा है उनसे रिलेशन बताना, और इसका रिलेशन जिससे बताया जा रहा था वो ऑब्जेक्ट होता है। सिंपल वर्ड में बोले ना तो प्रेपोजिशन इज अ वर्ड दैट वी यूज बिफोर एन ऑब्जेक्ट। ये जनरली बिफोर एन ऑब्जेक्ट आते हैं, बिफोर एन ऑब्जेक्ट। तो जो चीजें ऑब्जेक्ट बन सकती हैं उनके पहले ही आ जाएंगे। तो हमें ये जानना पड़ेगा ऑब्जेक्ट क्या क्या बन सकता है, वो आगे भी थोड़ी देर में हम समझते हैं। अभी तो हम ऑब्जेक्ट समझ रहे हैं, ऑब्जेक्ट होता क्या है। सो अब जैसे प्रेपोजिशंस की बात करें तो प्रेपोजिशंस जो है एक और चीज में यूज होते हैं, फ्रेजल वर्ब्स। तो उसके बारे में हम फिर कभी और बात करेंगे। फ्रेजल वर्ब्स इज अ वेरी टफ थिंग, और जनरली इसको करना बहुत मुश्किल होता है बिकॉज द लिस्ट इज वेरी एग्जॉस्टिव। ये नेवर एंडिंग इनफाइनाइट लिस्ट है। सो हम कुछ सेंटेंसेस हम सब लोग बोलते हैं विदाउट इवन नोइंग दैट वी आर करेक्ट। हम में से बहुत से लोग बोलते होंगे सी आई एम प्लेइंग कार्ड्स, सो दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट। हम में से बहुत से लोगों ने सोचा नहीं होगा प्लेइंग कार्ड्स क्या होता है। प्लेइंग कार्ड्स इज व्हाट वी कॉल इन हिंदी ताश ना, क्योंकि सिर्फ कार्ड्स बोलेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, वेडिंग ग्रीटिंग कौन सा कार्ड। सो प्लेइंग कार्ड्स इज फॉर ताश। तो अगर हम बोले ना आई एम प्लेइंग कार्ड्स, तो जानते हैं इसका मीनिंग क्या हुआ? हिंदी में चलें तो इसका मतलब हुआ सी मैं ताश हूँ। इसका ये मतलब नहीं हुआ मैं ताश खेल रहा हूँ। सो अगर मैं ये बोलना चाहता हूँ मैं ताश खेल रहा हूँ, तो आई शुडंट से आई एम प्लेइंग कार्ड्स, वी शुड से आई एम प्लेइंग एट कार्ड्स। यानी हमने क्या किया है, वर्ब प्लस प्रेपोजिशन का कॉम्बिनेशन लिया है। तो ये जो वर्ब प्लस प्रेपोजिशन का कॉम्बिनेशन होता है ये बहुत डेंजरस चीज होती है, इसे हम बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। ये जिनकी इंग्लिश नेटिव लैंग्वेज नहीं है ना, मदर टंग नहीं है ना, उनको हमेशा इसमें प्रॉब्लम रहती है। जनरली वो ठीक नहीं कर पाते। वी नो अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड अस हु स्पीक वेरी गुड इन इंग्लिश एंड स्पीक वेरी फ्लुएंटली, बट दे स्टिल कमिट मिस्टेक्स। अब जैसे मैंने एग्जांपल दिया, ऑल ऑफ यू स्पीक this sentence I'm playing cards is grammatically incorrect, so the correct sentence is I'm playing at cards, but हम बोलते नहीं playing at, देखो phrasal verb हो गया। so ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, वो अब फिर किसी और क्लास में समझेंगे phrasal verbs क्या होते हैं। बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं, बहुत सारे तो हम कर भी नहीं सकते, बट अभी हम prepositions को समझ रहे हैं कि prepositions क्या होते हैं। तो एक ब्रीफ सी मैं यहाँ पे लिस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। सो हैव अ लुक एट दिस लिस्ट। ये सारे phrasal verbs, ये सारे prepositions हैं, ये हैव अ लुक एट इट। इनको प्लीज देखना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है या कुछ करने की कोशिश करना, से ट्राई टू। और भी हो सकते हैं, सिर्फ यही नहीं है। और इनके पहले कोई वर्ब लगा के देखना। सो वर्ब के बाद में ये सारे लगा के देखना, बहुत सारे लगेंगे। जैसे रन ले लो, रन ऑन, रन आफ्टर, रन इनटू, रन थ्रू, रन डाउन, रन ओवर, बहुत सारे मिलेंगे फ्रेजल वर्ब्स। सो उसके बारे में फिर कभी और बात करेंगे। वो काफ़ी डेंजरस थिंग होती है, जनरली डुएबल नहीं, बट ये प्रेपोजिशंस आज हमारा पर्पस ऑब्जेक्ट समझने का है। सो विल मूव अहेड, लेट्स मूव ऑन। तो अब ऑब्जेक्ट जो है वो रिसीवर ऑफ एक्शन होता है, सी, और वो रिसीवर ऑफ एक्शन होता है तो या तो ट्रांजिटिव वर्ब का को ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है या प्रेपोजिशन की ना। तो इसीलिए हम ट्रांजिटिव वर्ब और प्रेपोजिशन की हेल्प से हमको फाइंड करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि ही लाइक्स हुम, हर, तो हर जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। सी ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमें क्लियर हो गया होगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। सी आई गेस एवरीबॉडी इज अंडरस्टूड। सी, और ये वाटर हुम का आंसर ढूंढने से मिलता है। सो यहाँ पे इफ यू कैन हैव अ लुक, सी ये दो क्वेश्चन याद रखना जब भी ऑब्जेक्ट ढूंढना है। तो ही लाइक्स हुम का आंसर कौन दे रहा है? हर, तो हर ऑब्जेक्ट है और हर एक प्रोनाउन है। सी, और ही लाइक्स स्विमिंग, अब हमने यहाँ पे स्विमिंग को ऑब्जेक्ट बना दिया। लाइक्स व्हाट? स्विमिंग, तो वाटर हुम का आंसर। अब अगर हम ये बोले ही रन्स, तो वाटर रूम का आंसर देने की जरूरत नहीं है, यानी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। पर अगर हम रन के साथ में एक प्रेपोजिशन लगा दें, जैसे हमने यहाँ विथ लगा दिया, ही रन्स विथ, अब व्हाट या हुम का आंसर देना, ही रन्स विथ व्हाट या ही रन्स विथ हुम, तो ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ गई हर। तो वर्ब तो हमने यहाँ पे इंट्रांजिटिव ही यूज किया है, बट फिर भी ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी बिकॉज ऑफ प्रेपोजिशन। तो हम ये समझ सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की जरूरत या तो
से ट्रांजिटिव वर्ब को होती है या प्रेपोजिशन को। तो दोनों से एक भी यूज हो जाएगा तो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जरूरत है। अगर दोनों ही गायब है तो देयर विल बी नो ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। जैसे हमने खाली रन बोला, सेंटेंस कंप्लीट है, ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। बट देयर कैन बी हार्डली एनी सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट ना हो। सो आई गेस यू गेटिंग अ फेयर आइडिया कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। और जब पूछते हैं व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, सी, तो जिसको ऑब्जेक्ट की सेंस होती है ना, उसको किसी पैसेज में व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द राइटर समझने में थोड़ा ईज होता है। आई एम नॉट सेइंग दैट ऑब्जेक्ट पता है तो हम हमेशा ही ऑब्जेक्टिव ढूंढ लेंगे, बट अगर हमें ये बात पता है ना तो दिस कैन हेल्प मेक यू अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द राइटर बेटर, यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। सो हम आगे बात करेंगे जब पैसेजेस के बारे में बात करेंगे। दी स्मॉल लिटिल थिंग्स गो अ लॉन्ग वे इन मेकिंग अस अंडरस्टैंड एडिटोरियल्स एंड टफ पैसेजेस। सो लेट्स मूव अहेड। अभी तो हम इसी को लेके आगे चल रहे हैं। सो वी गो अहेड। अब हम देखेंगे नाउन। तो हमने ये जान लिया था कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो नाउन पहली वो चीज है जो दोनों काम कर सकता है। वो सब्जेक्ट भी बन सकता है, ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। जैसे इस सेंटेंस को देखें, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? गर्ल्स आर जनरली शाय। गर्ल्स, तो गर्ल्स जो है यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। सो गर्ल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, गर्ल्स इज सब्जेक्ट। सी, वी कैन अंडरस्टैंड दैट। सो और सेकेंड सेंटेंस देखें तो यहाँ पे जो है बात हो रही है कि ही लव्स म्यूजिक। सो लव्स एक ट्रांजिटिव वर्ब है और इसका ऑब्जेक्ट म्यूजिक है, एज यू कैन सी। और तो म्यूजिक भी एक नाउन है, यू कैन हैव अ लुक। गर्ल्स भी एक नाउन है। तो नाउन दोनों काम कर सकता है, वो सब्जेक्ट भी बन सकता है और ऑब्जेक्ट भी। जनरली सेम पार्ट ऑफ स्पीच या फिगर ऑफ स्पीच दोनों काम कर लेता है। जो सब्जेक्ट बनते हैं वो ऑब्जेक्ट भी बनते हैं और जो ऑब्जेक्ट बनते हैं वो सब्जेक्ट भी बनते हैं। सो ये फंक्शन से दोनों हो सकते हैं। हालांकि ये दो अलग अलग फंक्शन है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनना, बट सेम पार्ट ऑफ स्पीच जैसे नाउन है वो कर सकता है। प्रोनाउन भी ये काम कर सकता है। सो वो लिस्ट मैंने शो करी थी शुरू में, एंड में एक बार फिर शो करूंगा। सो लेट्स मूव ऑन। सो यहाँ हमने ये देख लिया कि नाउन ये दोनों काम कर रहा है ना। सो वी कैन इसको अंडरस्टैंड दिस इवन बेटर। अब वैसे हम तो जानते हैं कि नाउन होता है क्या, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, तो वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, हम तो फंक्शन समझ रहे हैं। अब जैसे एक ही सेंटेंस देखें, सलमान लाइक्स कटरीना, तो इसमें सलमान और कटरीना दोनों नाउन है ना। एंड किसके बारे में बात कर रहे हैं? सलमान। और सी यहाँ पे लाइक ट्रांजिटिव वर्ब है तो ऑब्जेक्ट कौन हो गया? कटरीना। तो सलमान इज सब्जेक्ट एंड कटरीना इज ऑब्जेक्ट। दिस अगेन प्रूव्स कि नाउन दोनों काम कर लेता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों बन लेता है। अब यही काम प्रोनाउन भी कर सकता था। अगर हम यहाँ पे लिख दें ही लाइक्स हर ना, सी, तो ही लाइक्स हर, तो ये प्रोनाउंस हो गए। तो प्रोनाउन भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। यहाँ हर ऑब्जेक्ट हो गया, ही सब्जेक्ट हो गया। सी, बट इंटरेस्टिंग बात है, हम ये तो कह सकते हैं कटरीना लाइक्स सलमान, बट ये नहीं कह सकते हर लाइक्स ही, क्योंकि हर जो है वो प्रोनाउन तो है, पर ऐसा प्रोनाउन जो सिर्फ ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है, सब्जेक्ट की तरह नहीं। नाउन में ये प्रॉब्लम नहीं होती। नाउन में सेम स्पेलिंग के साथ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बच सकता है, बट प्रोनाउन में जो प्रोनाउन स्पेलिंग ऑब्जेक्ट की होती है वो सब्जेक्ट की नहीं होती। सब्जेक्ट वाला डूअर सब्जेक्ट वाला अलग होता है और ऑब्जेक्ट वाला प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव बोलते हैं वो अलग होता है। और इसकी वजह से बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं हम प्रोनाउंस में। इवन दोज हुज नेटिव लैंग्वेज इज इंग्लिश, वो भी ये गलतियां करते हैं। सो वंस वी विल गो फॉर प्रोनाउंस, मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि ये गलती कैसे होती है। इसमें रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल लॉजिक से हम समझ सकते हैं अगर हम ये सब जान रहे हैं। वैसे भी जो मैं ग्रामेटिकल लॉजिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, दैट विल मेक अस अंडरस्टैंड लॉट ऑफ रूल्स ऑफ ग्रामर विद ग्रेटर ईज विदाउट टू मेनी मच ऑफ मगिंग अप। थोड़ा आसान हो जाएगा। सो प्लीज पे अटेंशन। अभी हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समझ रहे थे। सो एक और चीज होती है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे देखिए ही सेंट सिमरन, तो यहाँ सेंट हुम सिमरन, बट व्हाट कैमरा। तो यहाँ कैमरा जो है ना वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और सिमरन जनरली पर्सन जो होता है ना उसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जैसे हमने बोला ही बॉट द डॉग अ कैनल, बॉट हुम डॉग है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कैनल इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो एक सेंटेंस से दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जनरली जो पर्सन होता है उसको हम बनाए होते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो थिंग वगैरह या बाकी चीज होती है उनको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनाते हैं। बट नॉट नेसेसरली, वो प्रेपोजिशन से हमें बेटर पता लगता है। प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट जनरली इनडायरेक्ट होते हैं, क्योंकि एक सेंटेंस में एक दोनों ही पर्सन हो सकते हैं, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ऐसा भी पॉसिबल है। बट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट इन सम अदर से क्लास। अभी हमारा बेसिक पर्पस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समझना। तो लेट्स मूव अहेड, आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एडजेक्टिव। ये बहुत आसान है, आई गेस अ लॉट ऑफ यू रिमेंबर, जो नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे। सो जैसे इस सेंटेंस में देखें, यहाँ हम हाउस जो है वो नाउन है, तो हाउस को डिस्क्राइब कौन कर रहा है और इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है? ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हो गया।
ब्यूटीफुल इज एडजेक्टिव, नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। सिमिलरली यहाँ पे नाउन जो है ये सूप है और सूप के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है एडिबल, तो एडिबल जो है वो एडजेक्टिव हो गया। सिमिलरली यहाँ बुक्स नाउन है और बुक्स के बारे में इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है, टू, तो टू यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया। तो जो नाउन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन दे रहा है उसको एडजेक्टिव बोलते हैं। अब जो ये नंबर्स होते हैं ना, जैसे हमने बोला 7, तो ये एक डिजिट का नाम तो नाउन हो गया। लेकिन अगर हम 7 के बाद में कोई से नाउन रख दें, 7 गर्ल्स, तो अब ये जो है ना, ये डिजिट के नाम की तरह नहीं यूज हो रहा, ये गर्ल्स को डिस्क्राइब करने के लिए यूज हो रहा। तो ऐसे केस में डिजिट्स को हम बोलते हैं डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स। जब तक डिजिट्स के बाद में हम कोई नाउन नहीं रख रहे हैं तो डिजिट इटसेल्फ इज अ नाउन, बट जब हम डिजिट्स के बारे में कोई नाउन रख के उसको क्वांटिफाई करने लगते हैं उस नाउन को, तो देन डिजिट्स बिकम डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स। उस केस में जैसे यहाँ पे 2 एक एडजेक्टिव बन गया है, सो ये ऐसा हो सकता है। सो कीप दिस इन माइंड, सी वी कैन अंडरस्टैंड दिस। लेट्स मूव अहेड। सो नेक्स्ट हम समझने की कोशिश करते हैं, सी एडवर्ब। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज पे अटेंशन दिस। एडवर्ब का फंक्शन क्या होता है? इट ऑल्सो डिस्क्राइब्स, सो या तो ये वर्ब को डिस्क्राइब करता है या एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करने वाले को भी एडवर्ब बोलते हैं, या इन अनदर एडवर्ब, किसी और एडवर्ब को अगर डिस्क्राइब किया जा रहा है तो जो डिस्क्राइब कर रहा है वो भी एडवर्ब होगा और जो डिस्क्राइब हो रहा है वो भी एडवर्ब, ये दोनों चीज से एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस में शी इज रनिंग फास्ट में रनिंग एक वर्ब है ना, दिस इज अ वर्ब, और रनिंग को कौन डिस्क्राइब कर रहा है, रनिंग हाउ, फास्ट, तो फास्ट एडवर्ब हो गया। तो फर्स्ट सेंटेंस में हम देखा एग्जांपल था वर्ब को डिस्क्राइब कर। सेकंड में रनर, ये एक नाउन है। यहां जो नाउन है ना, ये कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज हो रहा है, शी इज एन एक्सट्रीमली फास्ट रनर। नाउन का एक और काम होता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट बनना। सी, तो ये कॉम्प्लीमेंट अभी आगे हम समझते हैं। एक और चीज होती है रनर कॉम्प्लीमेंट, और ये भी नाउन है। सो अब रनर को कौन डिस्क्राइब कर रहा है, वो किस तरह के रनर है, तो फास्ट। आपकी बात जो फास्ट है ना, ये एडजेक्टिव हो गया है, क्योंकि आपकी बात फास्ट जो है पिछले सेंटेंस की तरह वर्ब को नहीं डिस्क्राइब कर रहा है, ये नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। पर फास्ट को कौन डिस्क्राइब कर रहा है, एक्सट्रीमली, तो एक्सट्रीमली एडवर्ब हो गया, क्योंकि जो वर्ब को, जो एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है वो भी एडवर्ब होता है। सो आई गेस यू अंडरस्टूड। सो लेकिन देखो फास्ट पहले सेंटेंस में एडवर्ब था, दूसरे में जाके एडजेक्टिव हो गया, ऐसा हो सकता है, डिपेंड्स ऑन व्हाट को फंक्शन कर रहा है। तो दैट्स व्हाई फंक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इससे सेंटेंसेस के मीनिंग में बहुत इंपैक्ट पड़ता है। नाउ थर्ड सेंटेंस को देखिए, शी इज रनिंग एक्सट्रीमली फास्ट, फिर से रनिंग वर्ब है ना, और रनिंग को कौन डिस्क्राइब कर रहा है, फास्ट, तो फास्ट हो गया एडवर्ब, क्योंकि वो रनिंग को डिस्क्राइब कर रहा है, और फास्ट को कौन डिस्क्राइब कर रहा है, एक्सट्रीमली, तो वो भी एडवर्ब हो गया। जो एडवर्ब को डिस्क्राइब करे वो भी एडवर्ब। जैसे शी इज रनिंग कैसे, फास्ट, कितना फास्ट, एक्सट्रीमली, तो एक्सट्रीमली फास्ट को डिस्क्राइब कर रहा है। सी, सो हाउ फास्ट, एक्सट्रीमली, extremely is also an adverb. A word that describes another adverb is also an adverb. तो जैसा मैंने समझाया एडवर्ब के 3 फंक्शन होते हैं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब हम देख लें हमने क्या क्या समझ लिया। हमने समझ लिया सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, हल्का सा लिस्ट ले ले। हमने समझ लिया है अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एडजेक्टिव ना, और हमने एक और चीज समझ ली है एडवर्ब। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर सेंटेंसेस में ये हमें मालूम है तो ज्यादातर ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं सेंटेंस में, और सेंटेंस को हेल्प करने में ये बहुत हेल्प करते हैं। अगर ये हमें पता है तो जो मैंने फर्स्ट में ढेर सारी चीज फिगर्स ऑफ स्पीच रखे थे वो सारे समझने आसान हो जाएंगे, बट इनके फंक्शन मालूम होने चाहिए। अगर इतना याद है तो बाकी सब कुछ हमें याद रहेगा। सो प्लीज इसको थरली रिवाइज करके ध्यान रखो। ये अगर पता है तो सब कुछ समझना वेरी इजी, वेरी इजी, इट विल नॉट बी ट्रबलसम। सो आई गेस एडवर्ब समझ में आ गया होगा। सो अब हम आगे मूव कर सकते हैं। सो इन्फिनेटिव, जनरली हम कह सकते हैं कि टू के बाद जो वर्ब लगता है तो टू और वो वर्ब मिलके इन्फिनेटिव बनाते हैं। जैसे टू सिंग, टू डांस, टू जंप, तो अगर हम टू के बाद कोई एक्शन वर्ब लगाते हैं तो इन्फिनेटिव बनाते हैं। अब इन्फिनेटिव का काम क्या होता है, पीछे मैंने 3 फंक्शन बताए ना, एक होता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनना, एक होता है एडवर्ब यानी वर्ब को, एडजेक्टिव को या एडवर्ब को डिस्क्राइब करना, और एक होता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यानी नाउन को डिस्क्राइब करना। तो ये 3 फंक्शन होता है ना एडजेक्टिव वाला।
तो ये जो इन्फिनेटिव है ये तीनों ही फंक्शन कर सकता है, इसको डिपेंड करता है हम सेंटेंस में यूज कैसे कर रहे हैं। सी जनरली ये टू प्लस वर्ब होता है, पर कभी कभी ये भी हो सकता है कि बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। तो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होता है, जैसे हर वर्ब 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। अगर हमें ये जानना है ना कि बेस फॉर्म वर्ब क्या होता है, तो हम जान लें जैसे वर्ब्स के 3 फॉर्म होते हैं। जैसे ये देखें, गो सी और गोज, ये दोनों फर्स्ट फॉर्म है वर्ब का। सेकेंड फॉर्म है वेंट, ये हमारा सेकेंड फॉर्म हो गया ना, और थर्ड फॉर्म है हमारा गॉन। ठीक, सो इसमें से ये जो है ना बिना एस ई एस के को, इसको हम बोलते हैं बेस फॉर्म। अब से बेस फॉर्म ऑफ हुआ, उसमें एस ई एस आई इसमें। अब गो और गोज दोनों ही फर्स्ट फॉर्म है, बट गो बेस फॉर्म है और गोज बेस फॉर्म नहीं है। सी लेट्स अंडरस्टैंड। तो इन्फिनेटिव में जब हम बेस फॉर्म यूज कर रहे होते हैं कई बार वो भी होता है। अब बेस फॉर्म में इन्फिनेटिव का होता है ये मैं बता सकता हूँ, वैसे जनरली हम टू के साथ लगाते हैं, पर सी अब उसके पर्पस भी होते हैं। जैसे हम पर्पस भी देखेंगे और कब बिना टू के यूज करते हैं उसको भी देखेंगे। तो पहले हम पर्पस देखें, जैसे हम इस सेंटेंस को देखें, वी कांट प्ले अंटिल वी फाइंड अ बॉल टू थ्रो। तो यहां टू थ्रो किसको डिस्क्राइब कर रहा है, हमें कैसी बॉल चाहिए, एक ऐसी बॉल जिसको हम फेंक सकें। तो ये बॉल को डिस्क्राइब कर रहा है, और बॉल एक नाउन है। तो यहां पे टू थ्रो एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। यू कैन सी दैट एडजेक्टिव वाला काम कर रहे हैं, इन्फिनेटिव ने काम करके दिखा दिया, बॉल को डिस्क्राइब किया है। सी सो ये इन्फिनेटिव भी काम कर सकता है। तो इन्फिनेटिव इन दिस सेंटेंस हैज बीन यूज्ड एज सी व्हाट एन एडजेक्टिव। अब इन्फिनेटिव एडवर्ब की तरह भी यूज हो सकता है। जैसे हम इस सेंटेंस को देखें, ही ब्रेंडा लेफ्ट द कैंपेन अर्ली टू रिकवर फ्रॉम पॉइजन आइवी। तो यहाँ पे टू रिकवर ही क्या फंक्शन कर रहा है, सी ये लेफ्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। लेफ्ट वाई, देखो लेफ्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, लेफ्ट वाई। तो आंसर मिल रहा है टू रिकवर ना। तो ये लेफ्ट एक वर्ब है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है, और जो वर्ब को डिस्क्राइब करता है उसको हम एडवर्ब बोलते हैं। तो यहां ये एडवर्ब की तरह फंक्शन कर रहा है, एज वी कैन सी दैट। सो अब यू कैन सी दैट इन्फिनेटिव एडवर्ब की तरह भी काम कर सकता है। अब हमने अगर ये बोला ही लाइक्स टू स्विम, तो यहां भी तो हमने इन्फिनेटिव यूज किया है, सी। और ये लाइक्स ट्रांजिटिव वर्ब है, उसका ऑब्जेक्ट बन रहा है, यहां पे ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, यानी यहाँ ये नाउन वाला काम कर रहा है ना। यू कैन सी दैट। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनना नाउन जैसा काम है, तो ये उसके जैसा काम कर रहा है। तो इन्फिनेटिव देखो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, एडवर्ब की तरह भी काम कर सकता है, और एडजेक्टिव की तरह भी काम कर सकता है, तीनों कर सकता है। डिपेंड करता है कि सेंटेंसेस को यूज कैसे कर रहे हैं। सी जब हम इस तरह के मॉडल वर्ब्स यूज करते हैं ना, कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, वुड, शुड ना, तो इनके साथ जब हम लगाते हैं तो हम टू नहीं लगाते, और वो भी इन्फिनेटिव। जैसे मस्ट गो, शुड डू, तो यहाँ पे डू गो इन्फिनेटिव है ना। तो इनके बाद जब हम लगाते हैं तो टू नहीं लगाते, पर वो भी इन्फिनेटिव होता है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। इनके बाद हम बेस फॉर्म ही लगाते हैं। सो सी कुड डू, सी अब हो गया वो डू इन्फिनेटिव हो गया। सो आई गेस यू अंडरस्टूड। तो ये बिना टू के भी इन्फिनेटिव हो सकता है, जनरली टू लगाते हैं। और एक और चीज होती है परफेक्ट इन्फिनेटिव। परफेक्ट इन्फिनेटिव में क्या होता है कि हम टू प्लस हैव ना, और प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। ऐसे इन्फिनेटिव को हम परफेक्ट इन्फिनेटिव बोलते हैं। जैसे टू हैव वर्कड ना, ये एक परफेक्ट इन्फिनेटिव का एग्जांपल। इस तरह के वर्ब यूज करते हैं ना, क्लेम, एक्सपेक्ट, हेट, होप, लाइक, लव, प्रेफर, प्रिटेंड। तो इनके बाद हम टू प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, इनके बाद सी लुक एट दिस वर्ब क्लेम, एक्सपेक्ट, सी हेट, होप, लाइक, लव। इनके बाद जब हम वर्ब लगाएंगे ना तो टू प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगाएंगे, यानी परफेक्ट इन्फिनेटिव। जैसे ही क्लेम्ड टू हैव डन द वर्क, ही claimed to have done the work. Now, to have done the work ये एक
परफेक्ट इन्फिनेटिव का एग्जाम्पल हो गया, और ये जनरली इस तरह के वर्ब्स के बाद में लगता है। ठीक, तो मैंने इन्फिनेटिव बता दिया कि डू प्लस वर्ब भी हो सकता है और कभी कभी बेस फॉर्म हो सकता है। बेस फॉर्म इस तरह के वर्ब्स के साथ लगता है, ऊपर मैंने एग्जाम्पल दिया, और इस तरह के वर्ब के साथ टू, हैव और थर्ड फॉर्म लगता है। तो ये तीन तरह से, और इन्फिनेटिव काम भी तीन तरह के कर सकता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन सकता है, एडवर्ब वाला काम कर सकता है, और एडजेक्टिव वाला काम कर सकता है। तो इन्फिनेटिव तीनों तरह के काम भी कर सकता है, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इन्फिनेटिव में, जब हम ग्रामर के रूल्स पढ़ेंगे तो ये बात और इंपॉर्टेंट है। जिरंड, सी जिरंड जो होता है ना, ये भी एक तरह का नाउन होता है। ये एक ऐसा नाउन होता है जो आईएनजी सेंड होता है, मतलब नाउन जैसा काम कर रहा होता है। ये बेसिकली सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो सकता है। ठीक? हर वर्ड जो आईएनजी सेंड होता है वो जनरली सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो, ऐसा जरूरी नहीं, पर जब भी आईएनजी सेंड होने वाला सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा था तो उसको जिरंड कह देंगे। जैसे हमने बोला शी इज प्लेइंग, यहां प्लेइंग एक वर्ब है, ना तो ये सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है ना ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, तो हम जिरंड वाली बात नहीं करेंगे। बट जैसे इस सेंटेंस को देखिए, रीडिंग हेल्प्स यू लर्न, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? रीडिंग। तो रीडिंग यहां सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है ना, तो अब रीडिंग एक जिरंड है, क्योंकि सब्जेक्ट की तरह आईएनजी सेंड होने वाला सब्जेक्ट की तरह यूज हो गया। उसी तरह हमने कहा आई इंजॉय रीडिंग, अब इंजॉय एक ट्रांजिटिव वर्ब है, ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है ना। इंजॉय वॉट का आंसर रीडिंग है, तो रीडिंग एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो गया है, तो फिर से रीडिंग एक जिरंड हो गया। तो यहां पे वी कैन सी दैट रीडिंग जो है वो जिरंड है, ठीक? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, और इस सेंटेंस में भी रीडिंग जिरंड है क्योंकि सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है। तो अगर कोई आईएनजी से एंड होने वाला सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा होता है तो हम उसको जिरंड कहते हैं। दिस आई थिंक ऑल ऑफ यू विल रिमेंबर। लेट्स मूव ऑन। अब हम आ गए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जो मैं समझाना चाहता था, सेंटेंसेस एंड टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सो कई टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं। जैसे मैंने यहाँ तीन लिए हैं इजी एग्जांपल। शी इज स्टैंडिंग नियर द डोर, ये एक सेंटेंस है। शी इज एन एक्टर शी हैज टू कीप हरसेल्फ फिट, एक सेंटेंस है। गिव मी द बुक दैट इज नॉट एबल, और सबके बाद में लिखा हुआ, पहला वाला सिंपल सेंटेंस है, दूसरा वाला कंपाउंड सेंटेंस है, तीसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। और ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, क्योंकि यही हमें परेशान करता है, इसमें कॉमन बहुत ज्यादा लिया गया होता है। तो ये इजी सेंटेंस से स्टार्ट करेंगे समझना। बट सेंटेंस होता क्या है? अगर हमें किसी सेट ऑफ वर्ड्स को सेंटेंस कहना है तो उसमें तीन कंडीशन पूरी होनी चाहिए। पहली, वो मीनिंगफुल सेट ऑफ वर्ड्स होना चाहिए। दूसरा, कैपिटल अल्फाबेट से स्टार्ट होना चाहिए। और तीसरा, वो फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क, इन तीन में से किसी एक से एंड होना चाहिए। तो जब तक कोई सेट ऑफ वर्ड्स ये तीनों कंडीशन पूरी कर रहा है, मीनिंगफुल भी है, कैपिटल अल्फाबेट से भी स्टार्ट हो रहा है, इन तीन में किसी से एक एंड कर रहा है, तो हम उसे सेंटेंस कहेंगे। पर अगर तीन में से एक भी कंडीशन इनकम्प्लीट रहेगी तो हम उसे सेंटेंस नहीं कह पाएंगे। सो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बिना हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस समझ नहीं पाएंगे। तो बट ये डिफरेंस कैसे करते हैं, सिंपल सेंटेंस कैसा होता है, ये डिपेंड करता है वर्ब्स पे। सो हम ये देखते हैं कि एक सेंटेंस में क्या क्या वर्ब्स हैं। जैसे हम पहले सेंटेंस में देखें, इज और स्टैंडिंग वर्ब है। दूसरे सेंटेंस में देखें, इज वर्ब है, हैज वर्ब है। यहाँ कीप वर्ब नहीं, क्योंकि कीप के पहले टू लगाओ तो इन्फिनेटिव हो गया। थर्ड में गिव एक वर्ब है और इज एक वर्ब है। तो अगर हम पूछें कि इन तीनों सेंटेंस में किस सेंटेंस में वर्ब का सिर्फ एक ही सेट यूज हुआ और किसमें एक से ज्यादा यूज हुआ, तो हम पहले देखिए, पहले सेंटेंस में वर्ब्स देयर आर टू, लाइक इज भी है और स्टैंडिंग भी है, बट दोनों सेम ही फंक्शन करने के लिए आ रहे हैं, अलग अलग तो आ नहीं रहे हैं। एक साथ सेंटेंस में एक ही फंक्शन करने के लिए आ रहे हैं, तो इसमें ये वर्ब का सिर्फ एक ही सेट है। जैसे इज और स्टैंडिंग को अलग करके नहीं बोल सकते, शी इज स्टैंडिंग नहीं था। लेकिन सेकंड सेंटेंस में जब हम बोले शी इज एन एक्टर, तो हैज बोलने की जरूरत नहीं है, और शी हैज टू कीप हरसेल्फ फिट, तो इज बोलने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे इज और हैज दो अलग अलग सेट हैं, तो यहाँ देयर आर टू सेट्स ऑफ वर्ब्स हो गए। और थर्ड वाले में देखें, जब हमने बोला गिव मी द बुक, तो इज बोलने की जरूरत नहीं है, और जब हमने बोला दैट इज नॉट एबल, तो गिव बोलने की जरूरत है। तो इसमें भी देयर आर टू सेट्स ऑफ वर्ब्स। अगर किसी सेंटेंस में देयर इज ओनली वन सेट ऑफ वर्ब्स, जैसे यहाँ पे है ओनली वन सेट ऑफ वर्ब, तो ऐसे सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। ये सेंटेंस सिंपल सेंटेंस का डेफिनेशन है। सो अगर हमें किसी सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस कहना है तो उसमें वर्ब का सेट एक ही होना चाहिए। जैसे ही वर्ब का सेट एक से ज्यादा हुआ, हम सिंपल सेंटेंस नहीं कह पाएंगे। तो उस एंगल से दीज टू आर नॉट सिंपल सेंटेंसेस, क्योंकि इनमें वर्ब का सेट एक से ज्यादा हो गया। नाउ अब कुछ और चीजें, अगर हमें कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स समझना है तो हमें फ्रेजेस और क्लॉजेस समझने पड़ेंगे। सो आई गेस इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं फिर से कि
पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट है शी और वर्ब है इज स्टैंडिंग। अगर इन दोनों को हम हटा दें तो सेंटेंस में क्या बचा? व्हाट इज लेफ्ट इन द सेंटेंस? सेंटेंस में बचा नियर द डोर। नाउ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ फ्रेज। तो अब हम समझ सकते हैं फ्रेज क्या होता है। फ्रेज एक ऐसा सेट ऑफ वर्ड्स होता है, सिंगल वर्ड नहीं होता, सेट ऑफ वर्ड्स होता है हमेशा, जो हमें जिसमें पार्शियल मीनिंग होता है, फुल मीनिंग नहीं होता, पर उसमें वर्ब डेफिनेटली नहीं होना चाहिए, सब्जेक्ट और वर्ब मिसिंग होता है। इसमें देखो ना तो सब्जेक्ट है और ना ही वर्ब है। सो अ सेट ऑफ वर्ड्स विदाउट सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बट हैज पार्शियल मीनिंग इज एन ऑब्जेक्ट। लिखा भी है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा एक सेंटेंस में जिसका पार्शियल मीनिंग, जैसे मैं कहूँ वेयर आर यू राइट नाउ, तो यूल से इन माई हाउस, तो इन माई हाउस एक अनदर एग्जाम्पल हो गया। सो इस तरह की चीज़ों को फ्रेज करते हैं, बट अगर मैं फ्रेज बोलना है तो उसमें वर्ब नहीं होना चाहिए। जैसे ही वर्ब आ जाएगा हम फ्रेज नहीं बोल पाएंगे। सी ऑन द रूफ, सी इन द कॉर्नर, ये सब एग्जाम्पल्स हैं फ्रेजेस के। तो हम फ्रेजेस समझ सकते हैं। अब अगर हम देखें सेकेंड सेंटेंस को, सेकेंड सेंटेंस शी इज एन एक्ट्रेस, शी इज टू कीप हरसेल्फ फिट। सो हैव अ क्लोज लुक हियर। यहाँ पे क्या शी इज एन एक्टर एक सेंटेंस है? सो लॉट ऑफ यू वुड से है, मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि ऊपर देखें सेंटेंस बनने के लिए 3 कंडीशन पूरी होनी चाहिए। कैपिटल अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहा है, मीनिंगफुल है सी, लेकिन ना तो क्वेश्चन मार्क, ना एक्सक्लेमेशन मार्क और ना ही सी फुल स्टॉप से एंड हो रहा है, तो इट्स नॉट अ सेंटेंस। सिमिलरली इसको देखें, शी हैज टू कीप हरसेल्फ फिट, ये कैपिटल अल्फाबेट से स्टार्ट नहीं हो रहा, इवन दिस इज नॉट अ सेंटेंस। हम ये देखिए गिव मी द बुक, सेम रीजन से ये भी सेंटेंस नहीं, और दैट इज ऑन द टेबल, ये भी एक सेंटेंस नहीं है ना। ये इन 4 को ध्यान से देखो, ये 4 के 4 सेंटेंस के पार्ट हैं, इनमें से कोई भी सेंटेंस नहीं है। फॉर वन रीजन और दी अदर, जो ऊपर मैंने बताया, उसकी वजह से ये सेंटेंसेस नहीं बन पा रहे हैं ना। सो ईच वन ऑफ देम इज अ क्लॉज। तो क्लॉज क्या होता है? अब क्लॉज क्या होता है? एक ऐसा सेट ऑफ वर्ड्स होता है ना, जो मीनिंगफुल होता है, मीनिंगफुल होना चाहिए, उसमें ओनली वन सेट ऑफ वर्ब, एक सेट से ज्यादा वर्ब नहीं होना चाहिए। एक से ज्यादा हो जाएगा तो फिर हम उसको क्लॉज नहीं बोल पाएंगे। प्लस पार्ट ऑफ सेंटेंस होना चाहिए, कंप्लीट नहीं होना चाहिए ना। तो अगर कोई सेट ऑफ वर्ड्स ये 4 बातें पूरी कर रहा है तो उसे हम क्लॉज बोलेंगे। और एक सेंटेंस में देयर वुड बी एज मेनी क्लॉजेस एज देयर आर सेट्स ऑफ वर्ब्स। तो अगर हम सेट्स ऑफ वर्ब्स ढूंढ लें तो क्लॉजेस मिल जाएंगे। जैसे हम देखें इस सेंटेंस में देयर आर 2 सेट्स ऑफ वर्ब, एक हैज है और एक इज, ये दोनों अलग अलग सेट का पार्ट है, सो देयर आर 2 क्लॉजेस। सिमिलरली थर्ड सेंटेंस में सी देयर आर 2 क्लॉजेस, एक है गिव मी द बुक, द अदर वन इज दैट इज ऑन द टेबल। तो ये क्लॉजेस ढूंढना, और कितने हो सकते हैं, देयर इज नो अपर लिमिट फिक्स्ड, इनफाइनाइट हो सकते हैं, कितने भी रख दें। पर जैसे ही सेंटेंस में एक से ज्यादा सी क्लॉज आना शुरू हुआ, वो सिंपल सेंटेंस रहेगा ना, एक से ज्यादा वर्ब आ जाएगा। सो एक सेट से ज्यादा जैसे ही वर्ब हुआ वो नहीं रहेगा। अब हम देखें हमारे पास 4 क्लॉजेस, एक है शी इज एन एक्टर, दूसरा है शी हैज टू कीप हरसेल्फ फिट, तीसरा है गिव मी द बुक, एंड द फोर्थ वन इज दैट इज ऑन द टेबल। इनमें क्या डिफरेंस है? बहुत बड़ा डिफरेंस है। इनमें से शी इज एन एक्टर, शी हैज टू कीप हरसेल्फ फिट और गिव मी द बुक को अगर हम सेंटेंस के बाहर रखें ना, तो ये तीनों सेंटेंस के बाहर भी इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं, बिना किसी मीनिंग खोए, अपने आप में एक सेंटेंस बन जाएंगे। इनके मीनिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बन जाएंगे। तो सेंटेंस के बिना नहीं रह सकते, इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं, लेकिन दैट इज ऑन द टेबल नहीं रह पाएगा। तो ऐसे क्लॉज को बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। एक ऐसा क्लॉज जो सेंटेंस के बिना अपना मीनिंग खो दे, तो उसको हम डिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं। तो ये इंडिपेंडेंट, नाम ही उनका देख लो, अगर डेफिनेशन है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज, इसको हम समझ सकते हैं कि इंडिपेंडेंट क्या होता है और डिपेंडेंट क्या होता है। सो लेट्स मूव ऑन। सो अब हम देख सकते हैं, ये मैंने लिख भी दिए हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। शी इज एन एक्टर, इंडिपेंडेंट क्लॉज, और शी हैज टू कीप हरसेल्फ फिट है, गिव मी द बुक, ये सब इंडिपेंडेंट है, दैट इज ऑन द टेबल। ये डिपेंडेंट क्लॉज काम कर क्या होता है? जो मैं शुरू में बता रहा था ना, कॉमन, तो डिपेंडेंट क्लॉज में कॉमन वाली बात बहुत ज्यादा होती है। जैसे हम यहाँ 2 सेंटेंस ले लें, एक हमने लिया कि गिव मी द book, see, एक sentence लिया, then I take another sentence, see, the book
इज ऑन द टेबल। तो दो दो सेंटेंस लिख रहे हैं ना, और इसमें ये देखो द बुक रेपिटेटिव है, तो हम इसको कॉमन ले लें ना, इन दोनों को फ्यूज कर लें, हम एक ही बार लिखें बार बार ना लिखें। तो हम क्या करते हैं, इसको कॉमन लेने के लिए यहाँ हटाया, यहाँ दैट लिख दिया, बोल दिया गिव मी द बुक दैट इज नॉट टेबल, कॉमन हो गया, दैट लेके हमने उसको कॉमन ले लिया। ये डिपेंडेंट क्लॉज कर रहा होता है। अगर डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट करना होता है ना, तो जो कॉमन लिया गया उसको डाल दो। जैसे ये दैट इज नॉट टेबल लिखा है, तो दैट बुक के लिए यूज हो रहा, बुक डाल दो तो बुक इज नॉट टेबल, ये हो जाएगा। तो डिपेंडेंट क्लॉज को हम इंडिपेंडेंट बना लें तो सेंटेंस समझना आसान हो जाता है। सेंटेंस में जितने ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉजेस होंगे ना, उतना सेंटेंस कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। अब डेफिनेशन क्या होती है कि कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स की, तो उसको भी हम समझ सकते हैं। ठीक, अब देखें यहाँ पे कि जो हमारे सेंटेंसेस है ना, इस सेंटेंस में शी इज एन एक्टर, शी हैज टू कीप हरसेल्फ फिट, जितने भी क्लॉजेस हैं, ऑफ कोर्स एक से ज्यादा हैं, एक से ज्यादा तो होने ही चाहिए, वो सारे इंडिपेंडेंट है। तो एक सेंटेंस में अगर सारे के सारे क्लॉजेस इंडिपेंडेंट हो तो ऐसे सेंटेंस को हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। पर जैसे ही किसी सेंटेंस में कोई डिपेंडेंट क्लॉज आया, आ गया ना डिपेंडेंट क्लॉज, चाहे इंडिपेंडेंट उसमें हो या ना हो, पर डिपेंडेंट आ गया, तो वो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमें बहुत परेशान करता है। तो थर्ड सेंटेंस इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अगर सेंटेंस में वर्ब का सिर्फ एक सेट है तो सिंपल सेंटेंस है, और अगर सेंटेंस में बहुत सारे क्लॉजेस हैं पर सारे इंडिपेंडेंट है, तो वो भी सेंटेंस इतना मुश्किल नहीं होगा समझना, क्योंकि सब कंजंक्शन पे या कॉमा पे इजीली ब्रेक हो जाएंगे और हर एक को हम अलग अलग समझ सकते हैं। ये डिपेंडेंट क्लॉज है, जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है जिसमें डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, हमें परेशान करता है, और इसमें काफी कुछ कॉमन लिया गया होता है। तो यही मेरा एक समझाने का पर्पज है कि हम इस बात को समझें, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो ये हमने देख भी लिए डिपेंडेंट क्लॉज, अब कैसे मैंने दिखा भी दिया कि कॉमन लेने का काम करते हैं। सो लेट्स मूव ऑन। अब हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉजेस। तीन फंक्शन होते हैं ना, एक होता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनना, और एक होता है एडजेक्टिव जैसा काम करना, मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करना, और एक होता है एडवर्ब जैसा काम करना, यानी वर्ब, एडजेक्टिव या अनदर एडवर्ब को डिस्क्राइब करना। अब फ्रेज और क्लॉजेस ये तीनों काम कर सकते हैं, तो वो जैसा काम करेंगे उस हिसाब से उनको नाम देंगे। जैसे फर्स्ट सेंटेंस को देखें, द पीपल ऑफ इंडिया से फॉलो डिफरेंट कल्चर। यहाँ पे वर्ब है फॉलो, अगर हमें इसका सब्जेक्ट ढूंढना है ना, तो हम फॉलो और फॉलो के बाद में लिखा है, इसको ले लें एक साथ, हम पूछेंगे क्वेश्चन हु फॉलोज डिफरेंट कल्चर, हु फॉलो डिफरेंट कल्चर, तो आंसर मिलेगा द पीपल ऑफ इंडिया। तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट द पीपल ऑफ इंडिया है ना, और पीपल ऑफ इंडिया को ध्यान से देखो, इसमें कोई वर्ब नहीं है, तो ये फ्रेज हो गया। अगर वर्ब होता तो क्लॉज हो जाता ना। तो और यहां फ्रेज क्या काम कर रहा है, ये फ्रेज है प्लस सब्जेक्ट का काम कर रहा है ना। तो ऐसे फ्रेज को, ये किसके ऐसा काम कर रहा है, नाउन जैसा, तो हम नाउन देंगे ऐसे, नाउन फ्रेज, क्योंकि सब्जेक्ट बनने का काम प्राइमरीली नाउन का होता है, तो ये नाउन फ्रेज हो गया। सेकेंड सेंटेंस देखो, वी मस्ट पनिश द करप्ट पब्लिक सर्वेंट्स ऑफ इंडिया। यहां पे पनिश वर्ब है और ये ट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसका ऑब्जेक्ट व्हाट और हुम का आंसर होगा, तो पनिश हुम, तो आंसर मिला द करप्ट पब्लिक सर्वेंट्स ऑफ इंडिया। ये ऑब्जेक्ट हो गया ना, और ऑब्जेक्ट है और इसमें फिर से वर्ब नहीं है, तो ये फिर से फ्रेज है ना। तो ऑब्जेक्ट है प्लस फ्रेज है, यानी ये भी नाउन फ्रेज हो गया। तो जो सब्जेक्ट का काम करे फ्रेज, या ऑब्जेक्ट का काम करे, वो नाउन फ्रेज हो गया। तो और फ्रेज क्या होता है, एक ऐसा सेट ऑफ वर्ड्स जिसमें पार्शियल मीनिंग हो ना, पर वर्ब ना हो, तो हम उसको फ्रेज कह सकते हैं, एज यू कैन सी। फिर नेक्स्ट सेंटेंस देखें, वेयर डेस्टिनी विल टेक अस इज अनसर्टेन। यहाँ वर्ब को देखें इज, तो हमने पूछा व्हाट इज अनसर्टेन, तो हमें सब्जेक्ट मिला वेयर डेस्टिनी विल टेक अस ना। अब इसमें विल टेक वर्ब आ चुका है, तो इसको हम फ्रेज नहीं बोल सकते। अब ये वाला क्लॉज हो गया, सी प्लस सब्जेक्ट भी है ये, तो सब्जेक्ट हो गया, नाउन जैसा काम कर रहा है, और क्लॉज भी है, तो हम नाम दे देंगे नाउन क्लॉज, क्योंकि नाउन जैसा काम कर रहा है। अगर कोई क्लॉज नाउन जैसा काम करे तो नाउन क्लॉज हो गया। अब बोले आई डिडंट नो व्हाई द स्टोव वाजंट वर्किंग ना, तो यहां नो को देखें, एक ट्रांजिटिव वर्ब है, तो नो व्हाट और हुम, नो व्हाट, तो व्हाट का आंसर आ रहा है व्हाई द स्टोव वाजंट वर्किंग, ये ऑब्जेक्ट बन रहा है ना। और ध्यान से देखो, इसमें वाजंट वर्किंग वर्ब भी है, यानी ये फिर से क्लॉज हो गया, क्योंकि फ्रेज और क्लॉज में यही सबसे बड़ा फर्क होता है, वर्ब होने ना होने का। जैसे ही सेट ऑफ वर्ड्स में वर्ब आ गया तो वो क्लॉज हो जाएगा, फ्रेज नहीं रहेगा। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट होके ये फिर से नाउन जैसा काम कर रहा है, प्लस क्लॉज है, तो हम इसको फिर से नाम देंगे नाउन क्लॉज, ये भी नाउन क्लॉज हो गया।
तो मैंने देखो क्योंकि नाउन के दो काम होते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनना, तो ये काम अगर कोई क्लॉज और फ्रेज भी कर लेगा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का, तो उसको हम नॉन फ्रेज या नॉन क्लॉज बोल लेंगे। अब तक में समझ में आ गया होगा एडजेक्टिव फ्रेज और एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है, जो नाउन को डिस्क्राइब करने लगे। अभी डिपेंड करता है कि वो फ्रेज है या क्लॉज है। उसी तरह एडवर्ब वाला भी हम समझ सकते हैं कि अब वो एडवर्ब वाला काम कर रहे होंगे। सो जैसे हमने इस सेंटेंस को देखें, समथिंग इन द कॉर्नर वाज मूविंग, तो यहाँ पे है सब्जेक्ट, समथिंग, समथिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसको डिस्क्राइब कौन कर, कौन वाला समथिंग, इन द कॉर्नर, इसको डिस्क्राइब कर रहा है, यानी सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है। तो सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करके ये एडजेक्टिव जैसा काम कर रहा है ना, एडजेक्टिव जैसा काम कर दे रहा है। और इन द कॉर्नर में कोई वर्ब नहीं है और पार्शियल मीनिंग है और सेट ऑफ वर्ड्स है, तो ये फ्रेज भी है, तो ये हो गया एडजेक्टिव फ्रेज। यहाँ पे फ्रेज एडजेक्टिव जैसा काम कर रहा है ना। सेकेंड सेंटेंस देखें, पिज्जा विच मोस्ट पीपल लव इज नॉट वेरी हेल्दी, तो यहाँ सब्जेक्ट है पिज्जा ना, ये सब्जेक्ट है और ये नाउन है, और इसको डिस्क्राइब कौन रहा है, कौन वाला पिज्जा, विच मोस्ट पीपल लव, तो ये सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है, यानी ये फिर से एडजेक्टिव जैसा काम कर रहा है। ठीक, एडजेक्टिव जैसा काम कर रहा है, पर इसमें वर्ब भी है लव, तो इसको, और सेट ऑफ वर्ड्स है, तो हम इसको फ्रेज नहीं बोल सकते, तो फिर हम बोलेंगे एडजेक्टिव क्लॉज, क्योंकि काम तो एडजेक्टिव जैसा काम कर रहा है पर है क्लॉज। ठीक, हमें समझ में आ गया। अब एक और बात समझने वाली है, जैसे हमने ही के बाद में कोई वर्ब रखा, ठीक, और वर्ब के बाद हमने व्हाट और whom का आंसर जो है वो हमें ले जाएगा ऑब्जेक्ट की तरफ। और ऑब्जेक्ट क्या क्या चीज हो सकती है, ये हो सकता है नाउन, ये हो सकता है प्रोनाउन, ठीक, ये अब पहले देख चुके हैं, इन्फिनेटिव ना, ये हो सकता है जिरंड, ये सारे ही काम ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। और जिरंड के अलावा ये हो सकता है नाउन फ्रेज भी हो सकता है, नाउन फ्रेज, ठीक, और एक और लिख सकते हैं नाउन क्लॉज। ये सारे के सारे क्या काम कर सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। अब इसी वर्ब के बाद अगर हम क्वेश्चन इस तरह के पूछें, व्हाई, हाउ ना, वेयर, व्हेन, अदर देन वाटर हूं, ये जो है ना वर्ब के साथ डिस्क्राइब करने लगेंगे वर्ब को, वर्ब को डिस्क्राइब करके ये एडवर्ब वाला काम एडवर्ब की तरफ ले जाएंगे। तो वर्ब हमें एडवर्ब की तरफ भी ले जा सकता है, ऑब्जेक्ट की तरफ भी ले जा सकता है। ऑब्जेक्ट में हमें ये मिलेगा, डिपेंड करता है किसका आंसर ढूंढना है। जैसे हम यहाँ देखें, आई हैव स्प्रेड माई ड्रीम्स अंडर योर फीट, यहाँ स्प्रेड वर्ब है, मैंने पूछा स्प्रेड वेयर, तो वेयर का आंसर हमें एडवर्ब की तरफ लेके जाएगा, तो वेयर का आंसर मिला अंडर योर फीट। और अंडर योर फीट फिर से एक पार्शियल सेट ऑफ मीनिंग वाला वर्ड्स है, सेट ऑफ वर्ड्स है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इसमें पार्शियल मीनिंग है पर वर्ब नहीं है, तो ये फ्रेज है, तो ये एडवर्ब फ्रेज हो गया, क्योंकि ये एडवर्ब जैसा काम कर रहा है, एडवर्ब फ्रेज हो गया। यू कैन सी दैट, हाँ, इसको हम समझ सकते हैं कि ये अंडर योर, इसको देखिए, द डॉग स्टार्टेड चेजिंग माई कार वंस दे सॉ, अब लास्ट वाला सेंटेंस देखें, द डॉग started chasing my car once they saw it turn the corner ना, लास्ट वाला सेंटेंस, द डॉग स्टार्ट चेजिंग माई कार वंस दे सॉ इट टर्न द कॉर्नर। तो यहाँ जो ये वर्ब है चेजिंग, तो हम चेजिंग के साथ हमने क्वेश्चन पूछा, चेजिंग व्हेन डिड द डॉग स्टार्टेड चेजिंग, तो चेजिंग के साथ हमने व्हेन का आंसर दिया, तो हमें व्हेन का आंसर मिला वंस दे सॉ द कार, ये वाला, दे सॉ इट टर्न द कॉर्नर, तो ये व्हेन का आंसर दे रहा है, और ये भी फिर एडवर्ब जैसा काम कर रहा है, उसमें वर्ब आया हुआ है, तो ये हो गया एडवर्ब क्लॉज। ना आई गेस एवरीबडी वुड हैव अंडरस्टूड। सो अगर देखें कि हमने क्या समझने की कोशिश करी है, तो सी हमने डिफरेंट तरह के सेंटेंसेस में क्या समझने की कोशिश करी है। तो देखो, ये मैंने बताया था कि प्राइमरी फंक्शन होते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट काम ये सारे करते हैं, मैंने दिखा दिया। तो वर्ब इस तरह के एक्शन ऑक्सिलरी ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव हो सकते हैं, ये भी समझा दिया। और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने का काम एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज और एडजेक्टिव क्लॉज करते हैं। और एडवर्ब जैसा काम, यानी वर्ब को डिस्क्राइब करना या एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करना या अनदर एडवर्ब को डिस्क्राइब करना,
ये एडवर्ब, एडवर्ब फ्रेज और एडवर्ब क्लॉज करते हैं, ये सारे मैंने समझा दिए। और कंजंक्शन और पंक्चुएशन क्या होता है कि इनको ज्वाइन करना। पर जब हम ज्वाइन करते हैं तो क्या हम ऐसी चीज़ों को ज्वाइन करके कॉमन ले सकते हैं जो सेम ना हो? जैसे फॉर इंस्टेंस हम यहाँ पे सी ए स्क्वायर प्लस सी ए में सी 2a में क्या 2 को कॉमन ले सकते हैं? नहीं, ये दोनों अलग अलग है ना, 2 कॉमन नहीं ले सकते। ऐसी गलतियां हम ग्रामेटिकल लॉजिक में भी करते हैं, पर वो इनको समझने के बाद ही समझा जा सकता है। सो आई से कि इसको पूरा अच्छे से रिवाइज करो। इफ देर इज सम प्रॉब्लम प्लीज़, जब मैं इसको पोस्ट करूंगा वीडियो को तो आप पीछे अपने कमेंट डालना। अगर कोई बात समझ में नहीं है मैं फिर से कुछ और वीडियो बना के उसको एक्सप्लेन करूंगा, किसी ना किसी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। आई वांट टू कीप इट वेरी इंटरैक्टिव। अगर ये सब हम समझ जाए ना तो हमारे सेंटेंस को कॉम्प्रीहेंड करने की एबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। सेंटेंस में अलग अलग फंक्शन क्या कर रहा है, क्या बेटर मीनिंग निकल रहा है, कैसे हम कॉमा करते हैं, हमें अचानक ऑल ऑफ अ सडन सेंटेंस में कुछ एल्जेब्रिक चीज़ें दिखने लगेंगी और हमें कई ऐसी बातें समझ में आएंगी जो हमें रूल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें समझ में आएगा सेंटेंस गलत क्यों, क्योंकि कॉमन लेने में कोई गलती कर दी गई। इस तरह के बहुत मिस्टेक्स करते हैं। एडिटोरियल कई इस तरह के होते हैं, यू नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, वो बेटर समझ में आने लगेंगे। एंड यू विल फाइंड दैट एडिटोरियल में लॉट ऑफ दिस इज अ मिसकंसेप्शन कि हमें वो वोकैबुलरी की वजह से नहीं आ रहा। आप डिक्शनरी लेके बैठ जाओ, स्टिल एडिटोरियल समझ में नहीं आएगा। तो एडिटोरियल में एक लॉजिक ये भी होता है, बट देयर आर 2 मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉजिक, वो आगे मैं सिखाऊंगा। अगर हमें तीनों तरह के लॉजिक आते हैं ना तो एडिटोरियल एक रीडिंग में याद रह सकता है। अगर मैं कोई एक बुक पढ़ूँ या ऐसी बुक जो स्टोरी बुक ना हो, आई कैन रिमेंबर इन 1 रीडिंग। यू कैन ऑल्सो, ये आगे मैं दिखा दूंगा कैसे हम कर सकते हैं। बट टू डू दैट हमको 3 तरह के लॉजिक आने चाहिए, 3 टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉजिक, इसमें एक मैंने सिखाने की कोशिश करी। अब इसका एप्लीकेशन सिखाना है, विच आई एक्सप्लेन इन सम अदर वीडियो। अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो प्लीज़ डू पोस्ट। लर्नर्स अकेडमी है हमारे यूट्यूब चैनल, आप इसको सब्सक्राइब कर लो। कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती, कीप ऑन पोस्टिंग, आस्क योर व्यूज, गिव योर कमेंट्स, सो आई कीप ऑन रिस्पॉन्डिंग में और वीडियो एज यू लास्ट मैं फॉरन वीडियो बना के डालूंगा। कोई बात समझ में नहीं आ रही, एंड आई कीप ऑन पोस्टिंग अ लॉट ऑफ वीडियोस। आगे चल के मैं बहुत तरह के वीडियोस डालने वाला हूँ, जैसा लॉजिक में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जनरली व्हाट आई फाउंड विद अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस आई हैव लर्न दीज थिंग्स। मैंने कुछ एल्जेब्रा और कई चीज़ों को मिक्स करके देखा है, ये चीज़ें आसान कर देती हैं समझने में। So if you also do that, you'll find that. So मैं ये नहीं कहता है कि कॉम्प्रोमाइज योर वोकैबुलरी, क्योंकि वोकैबुलरी सिखाने की भी मैंने आगे वीडियो पोस्ट किया, तेरा इजियर ट्रिक्स। पर फिर भी कहूँगा सिर्फ वोकैबुलरी सीखने से हमें सेंटेंस समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यू कैन सिट विद अ डिक्शनरी एंड फाइंड योरसेल्फ की पैसेजेस जो टफ होते हैं वो समझ में नहीं आते, इवन एडिटोरियल समझ में नहीं आते। तो अब हमें डिफरेंट तरह के लॉजिक्स की जरूरत पड़ती है। वो जो 3 डिफरेंट तरह के लॉजिक होते हैं ना, जिसमें से एक आज हमने समझने की कोशिश करी है, ग्रामेटिकल लॉजिक, जिसका एप्लीकेशन अभी हमें जानना जरूरी है। अभी तो हमने सिर्फ इस तरह देखा है, इसकी एप्लीकेशन की एक और क्लास होगी, किसको अप्लाई कैसे करें। और 2 और लॉजिक होते हैं, एक लॉजिक को हम कह सकते हैं कंडीशनल सिलॉजिज्म, तो ये भी मैं सिखाऊंगा सेंटेंसेस में इसको हम कैसे यूज करते हैं। और एक थर्ड तरह का लॉजिक होता है क्रिटिकल रीजनिंग, तो ये भी सिखाऊंगा, ये भी सेंटेंसेस में जरूरत पड़ती है। ये सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है सेंटेंस में समझने के लिए, सेंटेंस और पैराग्राफ। और लास्ट बट नॉट लीस्ट एक FIJ लॉजिक होता है, फैक्ट इन्फरेंस। सेंटेंस को क्लासिफाई करना चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं वो फैक्ट है कि ओपिनियन है, तो सेंटेंस बेटर समझ में आते हैं। सो आई बी एक्सप्लेनिंग ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉजिक। उसके बाद जब हम रीडिंग ऑपरेशन करेंगे ना तो हमें बेटर समझ में आएगा रीडिंग ऑपरेशन। जो हमें क्वेश्चन समझ नहीं आते, हम कंफ्यूज हो जाते हैं ऑप्शन में, विल बी एबल टू डू दम बेटर। पैराजम्बल ज़रा बेटर होगा, पैरा समरी बेटर होगा। सी इवन अगर हमें ये लॉजिक बहुत अच्छे से आते हैं तो व्हेन वी आर राइटिंग आवर आंसर, हमारे आंसर बहुत स्ट्रक्चर्ड होंगे, सही सेंटेंस को एक दूसरे के बाद कैसे अप्लाई करना चाहिए हमें पता होगा, एंड वील बी कमिंग अप विद लॉट ऑफ व्यूज। सेंटेंस में बहुत सारी चीज़ें हिडन होती हैं, वो हम खुद को कॉन्ट्राडिक्ट कर देते हैं। जब वी लिखते हैं ना, वी राइट आंसर्स एसेज में या इस तरह की चीज़ें, तो हम अनस्ट्रक्चर्ड हो जाते हैं। वो सब मैं समझाऊंगा कि कैसे करते हैं। सो यू कैन ऑल्सो सेंड मी योर सी राइटिंग्स वंस यू अंडरस्टैंड ऑल दिस लॉजिक। तो मुझे अपने राइटिंग पोस्ट कर सकते हो, मैं बता दूंगा कि कहाँ स्ट्रक्चर्ड नहीं हो, किस तरह से लॉजिकल गलती करिए, क्या बातें करिए, आई विल एक्सप्लेन। सो दैट्स इट, थैंक्स अ लॉट फॉर योर कोऑपरेशन। से कोई क्वेश्चंस करने तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। चैनल को सब्सक्राइब करके यू कैन गेट इन टच विथ मी। दैट्स इट, दैट्स ऑल, थैंक यू।